हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप देख रहे हो नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में गरीबी या निर्धनता। ये इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है हमारा। इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम भारत में गरीबी या निर्धनता पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसकी माप कैसे होती है गरीबी या निर्धनता की, उसको हम निकालना सीखेंगे। और कितने प्रकार से इसकी माप की जाती है, इन सब बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम देखेंगे कि गरीबी के लिए यानी निर्धनता के लिए कौन कौन सी समितियां किसके द्वारा और कब बनाई गई, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। निर्धनता यानी गरीबी। तो देखो, गरीबी किसे कहते हैं, पहले इसी को समझते हैं। वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि पूरी नहीं होती हैं, तो उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे ना टाइम से रोटी मिले, ना कपड़ा मिले और ना रहने के लिए मकान मिले, ठीक है, तो उसे हम गरीब कहते हैं, यानी निर्धन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने लिए रोटी नहीं जुटा पाता, कपड़ा नहीं जुटा पाता है, मकान नहीं है उसके पास, तो उसे हम निर्धन की श्रेणी में यानी निर्धनता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, निर्धनता यानी गरीबी को मापने के दो प्रकार होते हैं, उन दोनों को हम देखते हैं। पहला है सापेक्ष निर्धनता, दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। तो पहले हम समझते हैं सापेक्ष निर्धनता। तो देखो, सापेक्ष निर्धनता एक तुलनात्मक अध्ययन है जो आय और जनसंख्या के मध्य तुलना करती है। मतलब ये सापेक्ष निर्धनता जो है ये तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें तुलना की जाती है आय और जनसंख्या के मध्य। आय किसकी? आय उच्च स्तर के लोगों की आय निम्न स्तर में कितनी वितरित हो रही है, यानी कितनी बढ़ रही है, कितनी उन तक गरीब लोगों में यानी नीचे स्तर के लोगों तक पहुंच रही है, इसकी तुलना हम किस में करते हैं? सापेक्ष निर्धनता में। ठीक है, यानी आय और जनसंख्या के मध्य तुलना की जाती है सापेक्ष निर्धनता में। ठीक है, और आय आपको ध्यान रखनी है कि आय जो उच्च स्तर के लोग होते हैं, उच्च स्तर के लोगों की आय निम्न स्तर में किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, कितनी बढ़ रही है, उसी का माप किया जाता है सापेक्ष निर्धनता में। सापेक्ष निर्धनता आय की विषमता का मापन करती है, यानी आय की समानता या असमानता को दर्शाती है यानी बताती है। सापेक्ष निर्धनता का हम जब अध्ययन करते हैं तो इसमें हमें या तो आय की समानता का पता चलता है और या तो आय की असमानता का पता चलता है। सापेक्ष निर्धनता का माप विकसित देशों में किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता को मापने की दो विधियां हैं। पहली है लोरेंज वक्र विधि और दूसरी है गिनी गुणांक विधि। तो हम इन दोनों को बारी बारी से समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं लोरेंज वक्र विधि। तो देखो, लोरेंज वक्र को हम समझते हैं, ये कैसे क्या काम करता है। तो देखो, लोरेंज वक्र 1905 में लोरेंज वक्र विधि का प्रतिपादन मैक्स ओ लोरेंज ने किया था। ठीक है, मैक्स ओ लोरेंज ने इसका प्रतिपादन कब किया था? 1905 में। ये डेट और नाम आपको ध्यान रखना है। लोरेंज वक्र आय, यहाँ पे आप सही से लिख लेना, ये आय लिखा है। ठीक है, लोरेंज वक्र आय की समानता या असमानता को दर्शाता है, जैसा कि हमने सापेक्ष विधि में पढ़ा है, और ये उसी का एक निकालने का प्रकार है। तो लोरेंज वक्र में हमें आय की समानता का पता चलता है और या तो असमानता का। ये लाइन आप ठीक से लिख लेना इसको। ठीक है, तो देखो, लोरेंज वक्र जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह का लोरेंज वक्र बनाया गया था पहली बार। ठीक है, लोरेंज वक्र के लिए हमें यहाँ नीचे लिखना होता है प्राप्तकर्ताओं की बारंबारता और इधर लिखना होता है आय का प्रतिशत की बारंबारता। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा आय प्राप्तकर्ताओं का संचय बारंबारता प्रतिशत में लिखना है। ये मैंने यहाँ पे प्रतिशत में नहीं लिखा है क्योंकि जगह की कमी थी। और इस तरफ लिखना है आपको कुल आय का संचय बारंबारता, ये भी प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, तो देखो, आप क्या करोगे कि जब 10% आय को 10% लोग उपयोग करेंगे और 20% आय को 20% लोग उपयोग करेंगे, 30% आय को 30% लोग उपयोग करेंगे, ठीक है, 40% आय को 40% लोग उपयोग करेंगे, इसी तरह 70% को 70% लोग उपयोग करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह से जाएगी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं समता रेखा। ठीक है, यानी पूर्ण समता रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? ये आय की समानता को बताती है कि आय बराबर
सभी लोगों में बराबर बट रही है। तो ये तो हमें पता चल गई कि आय की समानता अगर ये रेखा सीधी होगी, ठीक है, सीधी होगी यानी 45 डिग्री का कोण बनाती है ये रेखा। अगर 45 डिग्री का कोण यहाँ से बनेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आय का समानता से आय में समानता है, यानी समान रूप से आय वितरित हो रही है। परंतु अगर 10% आय को 20% लोग यूज करते हैं, 20% लोगों को मिलती है, और 20% आय मान लो 60% लोगों को मिलती है, और 40% आय 70% लोगों को मिलती है, तो ये आप देखोगे इस तरह से एक वक्र बनेगा। इसको हम बोलते हैं लोरेंज वक्र बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरह से ये बनेगा और इसको हम लोरेंज वक्र बोलते हैं। जैसे जैसे आय में असमानता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वक्र इस तरह से होता जाएगा। ठीक है, यानी पूर्ण समता रेखा से दूर होता जाएगा जैसे जैसे आय में असमानता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये लोरेंज वक्र जो है ये आय की असमानता को दर्शाता है। पूर्ण समता रेखा और लोरेंज वक्र के बीच की जो दूरी है ये क्या दर्शाती है? आय की असमानता को दर्शाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है पूर्ण समता रेखा आय की समानता को दर्शाती है। ठीक है, और पूर्ण समता रेखा और लोरेंज वक्र की दूरी आय की असमानता को दर्शाती है। ठीक है, अब देखो अगला है हमारा गिनी गुणांक विधि। ये जो है ये गणितीय रूप है। गिनी गुणांक विधि लोरेंज वक्र का गणितीय रूप है। वो ग्राफीय रूप था और ये गणितीय रूप है। गिनी गुणांक विधि जो है ये आय की समानता और असमानता को दर्शाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों का काम एक ही है, बस ये जो है ना गिनी गुणांक विधि ये गणितीय रूप है, यानी गणित में निकाला जाता है और वो ग्राफ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें भी आय की समानता और असमानता का पता चलता है। तो देखो गिनी गुणांक विधि लोरेंज वक्र का गणितीय रूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये गिनी गुणांक विधि को जी से प्रदर्शित करते हैं और इसमें छायांकित क्षेत्रफल लिया जाता है। छायांकित क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्रफल का मतलब क्या है? देखो जैसे ये है हमारा लोरेंज वक्र, ठीक है, ये पूर्ण समता रेखा, और छायांकित क्षेत्र का फल का मतलब है कि ये इसके बीच की दूरी, ये छायांकित इस तरह से। ठीक है, ये छायांकित क्षेत्रफल हो गया। यहाँ लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे हम कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल का मतलब है ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, ये इतना क्षेत्रफल। ठीक है, ये इतना क्षेत्रफल नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा गिनी गुणांक निकल के आएगा। तो गिनी गुणांक के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो 0 अगर लोरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा पर रहेगा तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, और दूर होगा तो फिर 1 के बीच में, 1 और 0 के बीच में, और या तो 1 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है इन तीनों पॉइंट पे। अगर 0 रहा, गिनी गुणांक विधि का मान 0 रहा तो हमें पता चलता है कि आय में समानता है। और अगर गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में आ गया तो इससे हमें पता चलता है कि आय में पूर्ण असमानता है। और अगर गिनी गुणांक का मान 1 भी रहा तो आय में पूर्ण असमानता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गिनी गुणांक विधि हमारा गणितीय रूप है और लोरेंज वक्र ग्राफीय रूप है। अब अगला है हमारा निरपेक्ष निर्धनता। निर्धनता को निकालने का हमने 2 प्रकार बताए, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता को हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता जो है ये निरपेक्ष निर्धनता में मनुष्य के पोषक आवश्यकताओं तथा आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर का अध्ययन किया जाता है। मतलब निरपेक्ष निर्धनता में किसी व्यक्ति की आय का आकलन किया जाता है कि कितनी आय है, उपभोग का कि कितना वो उपभोग करता है, ठीक है, कितना भोजन ग्रहण करता है, इन सब का निरपेक्ष निर्धनता में अध्ययन किया जाता है और इस आधार पर निरपेक्ष निर्धनता यानी निर्धनता निकाली जाती है। ठीक है, इसमें एक मापदंड निश्चित किया जाता है और उस मापदंड से नीचे के लोगों को गरीब माना जाता है। ठीक है, निरपेक्ष निर्धनता में क्या होता है, एक मापदंड निश्चित कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति को इतना भोजन इस्तेमाल करना है या इतनी ज़रूरत अगर उसके पास होगी तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, और अगर उससे कम होगी तो उसको गरीब माना जाएगा। तो इसमें एक मापदंड निश्चित किया जाता है। उस मापदंड को हम निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा के नाम से जानते हैं। यानी निरपेक्ष निर्धनता निकालने के लिए जो मापदंड निश्चित किया जाता है, ठीक है,
उस मापदंड को हम निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष निर्धनता का सर्वप्रथम उपयोग आर बायर्ड ने 1945 में किया था। किसने किया था? आर बायर्ड ने 1945 में निरपेक्ष निर्धनता का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है। भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भारत में निर्धनता निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी गरीबी निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निरपेक्ष निर्धनता का, ना कि सापेक्ष निर्धनता का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हमें दिया है भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास। इसमें हम समिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, पहली समिति जो आई थी वो आई थी रथ दांडेकर समिति। ये समिति 1971 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के सदस्यों द्वारा इसका गठन किया गया था और इसमें नेशनल सर्वे के उपयोग खर्च आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था और आंकड़ों का जो वर्ष था वो था 1960 से 1961 पर आधारित था। ये वर्ष, आंकड़ों का वर्ष। ठीक है। इसमें किन आंकड़ों का प्रयोग किया गया था? नेशनल सैंपल सर्वे के उपयोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था और आंकड़ों का जो वर्ष था वो कौन सा था? 1960 से 1961। रथ दांडेकर समिति ने कैलोरी को आधार मानकर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने की बात कही। मतलब इस समिति में कहा गया कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर 2250 कैलोरी का भोजन प्राप्त कर लेता है तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। ठीक है। गरीब नहीं माना जाएगा वो। और अगर 2250 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है तो उसको हम गरीब मानेंगे। ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है। यानी मापदंड निश्चित किया गया था। देखो, कैलोरी जो है, कैलोरी क्या होती है? ये ऊर्जा मापने की एक इकाई होती है। ठीक है। ऊर्जा मापने की एक इकाई होती है। इससे ऊर्जा को मापा जाता है। जिस तरह से किलोग्राम, किलो और इन सब से मापा जाता है, उसी तरह कैलोरी से ऊर्जा मापने की एक इकाई है। अगली समिति जो आई थी वो थी हमारी बाई के अलद समिति। बाई के अलद समिति, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और आंकड़ों का वर्ष इसमें जो लिया गया था वो आंकड़ों का वर्ष इसमें चेंज कर दिया गया था। इसमें आंकड़ों का वर्ष लिया गया था 1973 से 1974 के आंकड़ों का वर्ष इसमें लिया गया था। इसमें पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन निर्धारित किया गया। यानी बाई के अलग समिति में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो अगर एक दिन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में, यानी एक व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी अगर भोजन ग्रहण कर लेता है तो वो गरीब नहीं होगा। ठीक है। और शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी भोजन एक व्यक्ति एक दिन में उपयोग कर लेता है, यानी खा लेता है, तो वो गरीब नहीं कहा जाएगा। ठीक है। यानी शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों के लिए अलग अलग इसमें निर्धारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 निर्धारित किया गया था क्योंकि उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र में भोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगली समिति जो तीसरे नंबर पे थी हमारी लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा की बात की गई थी। ठीक है। मतलब लकड़वाला समिति की स्थापना 1989 में हुई। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में और इसने अपनी रिपोर्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI को आधार मानकर ये कहा कि प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा अलग अलग होगी। ठीक है। परंतु इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया और योजना आयोग द्वारा इसे ठुकरा दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। और इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आधार पर भारत में कभी भी क्या हुआ, निर्धनता रेखा का निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है। योजना आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और चौथे नंबर पे आई हमारी तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति, इसकी स्थापना 2009 में की गई। इसमें प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार मानकर 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निर्धनता रेखा को निर्धारित किया गया। ठीक है। इसमें
प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना गया और इसमें जो आंकड़े लिए गए वो 2011-12 के लिए गए और इस आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया। इस समिति में ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को निर्धारित किया गया। देखो, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति एक महीने में 816 रुपये का भोजन कर लेता है, खर्च कर लेता है, ठीक है, 816 रुपये खर्च करने की क्षमता है उसके पास, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर उससे कम खर्च कर पाता है तो उसे गरीब माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये, यानी शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपये अगर खर्च कर लेता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। ये बात किस में कही गई थी? तेंदुलकर समिति में। तेंदुलकर समिति की जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो 25.7% ग्रामीण जनसंख्या गरीब थी और 13.7% शहरी जनसंख्या गरीब थी और पूरे भारत की 21.9% जनसंख्या गरीब थी, ठीक है। तो ये आपको आंकड़े ध्यान रखने हैं। इसके बाद आई हमारी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ये हमारी 5वीं समिति थी। इसकी स्थापना 2012 में की गई और रंगराजन समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 29.5% लोग गरीब थे, ठीक है, जबकि जो तेंदुलकर समिति थी उसके अनुसार 21.9% लोग भारत में गरीब थे, ठीक है। और इस समिति में ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को निर्धारित किया गया। यानी इस समिति में ये बात कही गई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में, यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति एक महीने में 972 रुपये खर्च कर लेता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा और शहरी क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति एक महीने में 1407 रुपये खर्च कर लेता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। ये इसमें निर्धारित किया गया था रंगराजन समिति में। तो ये थी इसकी समितियां जो आपको ध्यान रखनी है। और हमने निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता यानी इसकी माप को निकालना सीख लिया और कितने प्रकार हैं इसके निकालने के, ये भी हमने देखा। अब देखो, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे कि भारत में निर्धनता की माप कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NSSO। ये एक संगठन है और ये इसके द्वारा निर्धनता यानी गरीबी रेखा की माप की जाती है। निर्धनता की माप 5 सालों में एक बार होती है, ठीक है। और वर्तमान में उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता की माप की जाती है, ठीक है। भारत में वर्तमान में उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता की माप, निरपेक्ष निर्धनता की माप की जाती है। हमारे भारत में कौन सी निर्धनता से माप होती है? निरपेक्ष निर्धनता। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको दे देंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।